वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब हम एन क्रॉस एन ऑर्डर का ले रहे हैं, इज सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो वेन एवर आई इज नॉट इक्वल टू जे। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब यह है कि कोई भी यदि हम एन क्रॉस एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं और उसके डायगोनल एंट्रीज के अलावा और जितने भी एंट्रीज हैं यदि वो क्या हो जाते हैं, इक्वल टू जीरो हो जाते हैं, यहाँ पे देखिए इक्वल टू यदि जीरो हो जाते हैं, तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स है उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान दें, ये देखिए यहाँ पे A11, A22, A33 एंड सो ऑन ANN। तो इसके जितने भी डायगोनल एंट्रीज हैं वो के अलावा और भी जो एंट्रीज है वो यदि सभी जीरो हो जाएं तो उसको हम डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। ध्यान दें, इसमें जो डायगोनल एंट्रीज है वो भी जीरो हो सकते हैं। कहने का मतलब, यदि मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ A 0 0 0 0, तो ये भी अपने आप में क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें जो कंडीशन जो शर्त है वो क्या है, वो जो नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हमारे पास है ना, उस पर कंडीशन लगा गया है कि इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। आई इज नॉट इक्वल टू जे कब होगा? ये जो हमारा जो डायगोनल लाइन है उसके ऊपर वाले एंट्रीज और उसके नीचे वाले एंट्रीज की हम बात करेंगे। तो उस केस में ये जो मैट्रिक्स होगा उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है, डायगोनल A11, A22, A33 एंड सो ऑन ANN के रूप में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये ऐसा, क्योंकि इसके सारे डायगोनल एंट्रीज को ही हम लिख रहे हैं, इसलिए A11, A22, A33 लिखने की बजाय थोड़ा सा सुविधा के लिए इसको हम कैसे नोटेशन करते हैं, A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN। इस रूप में भी इसको लिखा जाता है। तो ये रहा डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे ही आपको यहाँ पर इस टाइप का कहीं पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो आपको तुरंत समझना है कि ये जो मैट्रिक्स की जो बात की जा रही है वो कौन सी मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसमें ध्यान देंगे, इसमें जो नोट करने वाली जो बात है वो क्या है कि डायगोनल मैट्रिसेस आर बोथ यूटीएम एंड एलटीएम। कोई भी हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हमेशा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। जैसे इसमें एक एंट्री हम ले ही लेते हैं 1 2 3, ये आपका 0 0 0 0 0, ये देखिए। तो डायगोनल लाइन के नीचे सभी जीरो, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और डायगोनल एंट्रीज के ऊपर साइड सारे एंट्री जीरो, तो ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो इस प्रकार डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों मैट्रिक्स होते हैं। अब इसके कुछ प्रॉपर्टियां हैं। क्या प्रॉपर्टियां हैं, एक मिनट। यदि हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी, और ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, डायगोनल एंट्री है ना, मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन एंड के इज एनी नंबर, के कोई भी नंबर है, कोई स्केलर नंबर है, तब क्या क्या होगा, पहला पॉइंट कि यदि उस डायगोनल मैट्रिक्स ए में यदि के का हम मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो डायगोनल ही बना रहेगा, क्योंकि उसके सारे एंट्री जीरो हो जाएंगे। देखिए, जैसे मैं 2 इंटू ए करना चाहता हूँ तो 2 इंटू 1002 सपोज, है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, 0 0 और 2 2 जा 4। तो इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डायगोनल 2 4 ऐसा लिखेंगे, क्योंकि डायगोनल को लिखने का तरीका ये है, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है उसको। तो 2 क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो उसके जितने भी डायगोनल एंट्रीज होंगे ना उसमें जो के जो हमारा कोई स्केलर नंबर है वो उसके डायगोनल एंट्रीज में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यदि दो डायगोनल मैट्रिक्स को हम क्या करें, सम करें, तो सम करने पे उसके जितने भी डायगोनल एंट्रीज है करस्पॉन्डिंग ना, ध्यान देंगे, करस्पॉन्डिंग A11 B11 के साथ ऐड हो जाएगा, A22 B22 के साथ ऐड हो जाएगा, इसी क्रम में ANN जो है BNN के साथ ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार उसके ए के जितने भी डायगोनल एंट्रीज हैं बी के सारे डायगोनल एंट्रीज के साथ ऐड हो जाएगा और हमको फिर से एक डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। मतलब यदि ए और बी डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका सम भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। उसी प्रकार उसका मल्टीप्लाई भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ध्यान दें, और वो हमेशा उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई होकर डायरेक्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमने ए लेके चला हुआ है 1 0 0 2, है ना। एक और हम मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, इसी क्रम में बी, इसको हम ले लेते हैं 2 0
0 3 ऐसा। और इसका यदि हम मल्टीप्लाई करें ए बी, ध्यान दो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 1 2 जा 2 हो जाएगा, प्लस 0 0 0 हो जाएगा ये, फिर 1 0 0 और 0 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अगला दूसरे रो का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम दूसरे कॉलम से, तो 0 इंटू 2 ये दे देगा आपका 0, प्लस 2 इंटू 0 ये हो गया 0। नेक्स्ट 0 इंटू 0 0, प्लस 2 3 जा 6। तो फाइनली हमको क्या मिला यहाँ पे 2006। देखिए एक्चुअल में एक ऐसा है, 2 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 0 0, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। देखिए तो जो भी डायगोनल एंट्रीज है उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई भी यदि हमारे पास दो डायगोनल मैट्रिक्स है और उसका क्या करें, उसको मल्टीप्लाई करें, तो डायरेक्ट उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब डायगोनल लाइन में जितने भी एंट्री है सेकेंड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डायगोनल एंट्रीज के साथ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सेकेंड वाला हो गया कि ए बी भी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। नेक्स्ट है, यदि ए हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ए का पावर m करें, मतलब ए का हम कुछ भी पावर करते हैं तो वो डायगोनल एंट्रीज के पावर में डायरेक्ट ऐड हो जाएगा ये, ऐसा। मतलब ए टू द पावर m, ए टू द पावर m, फिर से ए एन टू द पावर m, इस प्रकार बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब यदि हम ए स्क्वायर करते हैं तो डायगोनल में आपको a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर एंड सो ऑन an स्क्वायर इस फॉर्म में आपको मिलता जाएगा। तो ये इसके कुछ चार प्रॉपर्टी, आगे ये हमको यूज में लेना है, तो प्रॉपर्टियां को भी विशेष ध्यान देना है जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चन हम शामिल किए हैं, हाउ मेनी डायगोनल matrices ऑफ ऑर्डर n आर देयर विच सेटिस्फाई a पावर 5 इक्वल टू 16a। देखिए पहला ऑप्शन है 2 टू द पावर n, 3 टू द पावर n, 4 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर n। ऐसे कितने डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास होंगे एन ऑर्डर के जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, a टू द पावर 5 इक्वल टू 16a। हम किसकी बात कर रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं ना। तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, लेट ए बी एनी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। एन ऑर्डर का एक हम डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑर्डर n दिया हुआ है ना, ध्यान देंगे यहाँ पे ऑर्डर n गिवन है। तो यदि ए डायगोनल मैट्रिक्स है तो ए को हम कैसे लिख पाएंगे, इसको लिख पाएंगे हम ऐसा a1 a2 a3 एंड सो ऑन an। और हमको अब शर्त क्या दिया है, शर्त दिया है हमको सिंस a टू द पावर 5 दिस इज इक्वल टू 16a दिया है, इस कंडीशन को भी फुलफिल करना चाहिए। ऐसा हमको डायगोनल मैट्रिक्स एन ऑर्डर का फाइंड करना है कि कितना मिलेगा हमको। तो देखिए अभी जो हमने फोर्थ वाला प्रॉपर्टी देखा कि कोई भी यदि डायगोनल मैट्रिक्स है उसका पावर करेंगे तो उसके जितने भी डायगोनल एंट्रीज में एलिमेंट है उसके पावर में भी उतना ही चला जाएगा, है ना। अभी जो फोर्थ नंबर का जो हमने प्रॉपर्टी देखा, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड इसका यदि हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा डायगोनल a1 टू द पावर 5, a2 टू द पावर 5 एंड सो ऑन an टू द पावर 5 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई में यदि a करते हैं, है ना, तो डायगोनल ऑफ a1 a2 a3 एंड सो ऑन an हो जाएगा। अब देखिए राइट साइड में 16 क्या है, कोई भी नंबर है, और ये कहाँ मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट जो डायगोनल एंट्री से वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको और एक तरीका से कैसे लिखेंगे, इसको अगला स्टेप ये हो जाएगा 16a1 16a2 16a3 एंड सो ऑन 16an, ऐसा हो जाएगा। और लेफ्ट साइड को भी लिख लेते हैं एक स्टेप, a1 टू द पावर 5 a2 टू द पावर 5 an टू द पावर 5, ऐसा।
अब देखिए, अब दोनों ही क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। लेफ्ट साइड में भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास, और राइट साइड में भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और दोनों को कैसा दिखाया, इक्वल। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और वो कैसा हो, सेम साइज का हो। और हम कौन से ऑर्डर का लेके चल रहे हैं यहाँ पे, एन ऑर्डर के चल रहे हैं। तो दोनों ही मैट्रिक्स, जो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है और जो राइट साइड लिखा हुआ है, दोनों इक्वल हैं। तो उसके जो संगत एलिमेंट होंगे, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, A1 to the power 5 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, 16 A1 के। इसी क्रम में A2 to the power 5, दिस इज इक्वल टू 16 A2। इसी क्रम में A3 to the power 5, दिस इज इक्वल टू 16 A3 हो जाएगा। और ये ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे AN to the power 5 जो है इक्वल हो जाएगा 16 AN के। अच्छा, ये तो 1 से लेकर AN तक का फॉर्म मिल गया। मान लिया हम इसका जनरल टर्म लेके चलना चाहते हैं, है ना। तो 1 2 3 तो सभी को एक हल नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम कर रहे हैं कि लेट AI to the power 5, this is equal to 16 AI for all I from varies from 1 to n। ध्यान दें, ये जो हमने I लिया हुआ है, ये 1 2 3 की जगह हम ले लिया, और I कैसे वेरी करेगा, 1 से लेकर n तक वेरी करेगा ये। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो AI to the power 5 माइनस 16AI कर दो, दिस इज इक्वल टू 0। अब जब इसको आप मल्टी सॉल्व करोगे, तो देखिए AI कॉमन आ रहा है दोनों में, और हमारे पास आएगा AI⁴ माइनस 16, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, AI इक्वल टू 0, या फिर AI⁴ माइनस 16, दिस इज इक्वल टू 0। ध्यान दें, दो प्रोडक्ट है, इसका इक्वल टू 0 मिल रहा है, मतलब दोनों अलग अलग 0 होंगे, है ना। तो यहाँ से देखिए AI तो एक 0 मिल गया हमको, एक वैल्यू 0 मिल रहा है हमको। अब सेकेंड जो वैल्यू होगा, इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। कैसे सॉल्व करेंगे, AI² पावर 2 माइनस, इसको हम 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो A² माइनस B² फार्मूला लगा दें यहाँ पे। तो A² माइनस B² फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा A माइनस बी और A प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 0। अब फिर से हमको प्रोडक्ट मिल गया, है ना, यहाँ पे फैक्टराइज हो गया। तो ये हो जाएगा AI² - 4 इक्वल टू 0। और यहाँ से इसको यदि हम हल करते हैं, तो AI² इक्वल टू 4 हो जाएगा, और AI इक्वल टू हो जाएगा आपका +-2। ये किसके लिए सॉल्व किया हमने, AI² - 4 के लिए। अब नेक्स्ट टर्म बच गया हमारा AI² +4, इसको सॉल्व कर देते हैं नेक्स्ट में। अगला जो हमारा इसका जो फैक्टर है वो कितना है, AI² +4, दिस इज इक्वल टू 0। सो AI² इक्वल टू -4। तो AI इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट में -4, और ये दे देगा आपको ±2 आयोटा। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया यहाँ पे। तो AI के हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज है कितने मिले, AI जो हमारा हो सकता है, पहला मिला था 0, नेक्स्ट में +2, -2, फिर 2 आयोटा और -2 आयोटा। मतलब यहाँ पे जो हम एंट्रीज लेने वाले हैं AI के, है ना, वो एंट्रीज कितने मिलने वाले हैं, 5 एंट्रीज मिलने वाले हैं अपने को। ध्यान देंगे। अब हमारा जो डायगोनल एंट्रीज जो होगा, जैसे ये हमारा जो मैट्रिक्स है ये कैसे होने वाला है, ये ऐसा होने वाला है, A1 0 0 0, A2 0 0, इसी क्रम में ये आपका AN हो जाएगा। ये है हमारा मैट्रिक्स। तो जब AI का एंट्रीज हम लेंगे, तो AI कितने तरीका से हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, 2 आयोटा हो सकता है, या फिर -2 आयोटा। कहने का मतलब A11 की जगह को फिल करने का हमारे पास कितने चॉइस हैं, 5 चॉइस। उसी प्रकार A22 का, A33 का, इन द सेम वे ANN के भी कितने चॉइस होंगे, यहाँ पे 5 चॉइस होंगे। इसमें जो n ऑर्डर के जो मैट्रिक्स हमको यहाँ पे मिलेगा, है ना, कार्डिनलिटी आप ये लिख सकते हैं इसको, कितना हो जाएगा, देखिए A1 के पास कितने चॉइस, 5। इसी प्रकार A2 के 5, और ऐसे आगे बढ़ते गए, और AN के भी कितने हो गए, 5। कितने बार टोटल, n टाइम।
n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5 to the power n मिल जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में जो n ऑर्डर के जो हमको मैट्रिक्स मिलेंगे, जो a2 दिस इज इक्वल टू 16 a वाले कंडीशन को जो फुलफिल करेंगे, और वो कैसे हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, वो कितने होंगे, 5 to the power n टाइप के बनेंगे टोटल। बताएं ये क्वेश्चन समझ आया क्या, इसका सॉल्यूशन? हेलो, यस सर। चलिए इसी डायगोनल मैट्रिक्स के आगे हम बढ़ते हैं, और वो है आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स where all the diagonal elements are equal to a non-zero constant value, जिसको हम स्केलर भी कह सकते हैं, एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। जितने भी डायगोनल एंट्रीज लेंगे हम, ध्यान दो ये पहला पॉइंट यहाँ पे, जितने भी हम डायगोनल एंट्रीज लेंगे वो क्या होना चाहिए, किसी कांस्टेंट वैल्यू की इक्वल होना चाहिए, और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तब उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया, देखिए जितने भी डायगोनल एंट्रीज है ना, कोई फिक्स्ड एलिमेंट लेके चलना है आपको, कोई भी फिक्स्ड एलिमेंट, जैसे 1 1 1 1 ले लिए, या 2 2 2 ले लिए, या 3 3 ले लिए, पूरी तरह से। जैसे ए इक्वल टू हम लिखते हैं 2 0 0 2, 2 by 2 का। एक और मैट्रिक्स ले लिया आपने, ले लिया -5 0 0 0 0 -5 0 0 तो ये जो मैट्रिक्स है, ये कैसे मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। आपके जो डायगोनल के जो एंट्रीज होंगे ना, कोई फिक्स्ड नंबर होंगे सभी प्लेस पे, A11 पे, A22 पे, A33 पे। तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ध्यान देंगे, ये जो स्केलर मैट्रिक्स है ये हमेशा एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन कहता है कि जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे जीरो होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जीरो तो है, ये जीरो, ये जीरो, और यहाँ पे ये जीरो। तो यहाँ पे नोट में देखिए, हमने नोट में लिखा हुआ है, नोट में क्या है, और स्केलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो जितने भी स्केलर मैट्रिक्स होते हैं ना, वो अपने आप में क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, क्योंकि वो डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन को भी फुलफिल करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो क्या हो जाए, वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाए। ध्यान देना इसको, है ना। जैसे मैं लिख देता हूँ 1 0 0 2, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, कि इसके जो डायगोनल एंट्रीज है वो सेम होनी चाहिए, और ये इसमें सेम नहीं है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उसी डायगोनल, स्केलर और स्केलर में आगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बात करेंगे। तो किसी भी स्केलर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब कहते हैं, यदि उसके सारे डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाए, 1 हो जाए, है ना। इस डेफिनेशन को भी ऐसा भी लिख सकते थे कि ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एंट्रीज केवल और केवल क्या हो जाए, 1 हो जाए, स्केलर मैट्रिक्स, है ना। ध्यान देंगे एक और डेफिनेशन, a square matrix whose all diagonal elements are 1 and all non-diagonal elements are 0 is called identity matrix, है ना। या फिर इसी को कहें आप, यदि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज को आप क्या कर दो, 1 1 कर दो, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आइडेंटिटी हो जाता है। ये ऐसा, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, यदि n क्रॉस n ऑर्डर का हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसको हम in लिखेंगे। यदि मैं लिखना चाहता हूँ ट्रू क्रॉस ट्रू का, तो इसको हम लिखेंगे I2 1 0 0 1, इस तरीका से। तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये अपने आप में एक स्केलर मैट्रिक्स भी होता है और डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है ना। तो इससे हम ऊपर की ओर जा सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर होगा और स्केलर क्या होगा, डायगोनल होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि डायगोनल क्या हो जाए, स्केलर हो जाए, और ये जरूरी नहीं है कि स्केलर क्या हो जाए, हमारा आइडेंटिटी हो जाए, है ना। तो ऊपर से नीचे नहीं आ सकती, इसमें नीचे से ऊपर जा सकते हैं। कहने का मतलब, यदि इसको हम ऐसा लिखें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा, और स्केलर हमेशा आपका क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा।
है ना। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम नहीं आ सकते, इधर से नहीं आ सकते, ये ऐसा नहीं आ सकते, ये हमेशा सही नहीं होगा, ये ऐसा हमेशा सही नहीं है। उम्मीद है आइडेंटिटी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब थोड़ा सा अलग तरीका के मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें देखिए लिखने के बाद लिख लिख के जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे थे ना, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज्यादा ले रहा था, ये समय ज्यादा हो जा रहा था। इस वजह से थोड़ा सा हम नोट्स बना के रखें ताकि एटलीस्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो है थोड़ा सा फास्ट हो। तो नेक्स्ट हमारा जो मैट्रिक्स है वो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या कहलाता है कि कोई ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पे हमको फिर से क्या मिल जाए, सेम वही मैट्रिक्स मिल जाए, ए स्क्वायर इक्वल टू ए करें। तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब उस मैट्रिक्स को खुद के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए हमको, तो वो मैट्रिक्स होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिया है, ए इक्वल टू 1001। यदि इसको खुद के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे 1001, मतलब आप ए स्क्वायर निकालोगे तो आपको ऑलवेज 1001 मिलेगा। देखिए ये क्या है, आपका डायगोनल मैट्रिक्स है आइडेंटिटी। और डायगोनल मैट्रिक्स को प्रॉपर्टी में हमने देखा कि जब दो डायगोनल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं तो डायरेक्ट उसके करस्पॉन्डिंग जो डायगोनल एंट्रीज होंगे उनका मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखिए 1 का मल्टीप्लाई हम 1 के साथ करेंगे तो 1 1 हो गया। अब फिर से A22 वाला जो एंट्री है 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 1 मिल गया हमको ऐसा। तो क्या मिल गया, ये फिर से हमको ए ही मिल गया, ये मतलब आइडेंटिटी। तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये अपने आप में क्या है, एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। उसी क्रम में बी हमने लिया है आइडेंटिटी का माइनस, ए इक्वल टू हमने लेके चला बी, सॉरी बी -1 0 0 -1। अच्छा, इसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो खुद के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0 -1। यहाँ पे देखिए अभी हमने डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई सीखा है, -1 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +1। फिर -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से +1। ओहो, हमको -1 चाहिए था ना, तो ये गलत एग्जाम्पल है। तो ये नॉट इक्वल टू ये आ रहा है ना, नॉट इक्वल टू बी, ये नॉट इक्वल टू बी है। तो ये आइडेम्पोटेंट नहीं है, नॉट आइडेम्पोटेंट। ध्यान देंगे एक ऐसा एग्जाम्पल जो आइडेम्पोटेंट नहीं है ना, नॉट इक्वल टू बी आ गया तो ये आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं देगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लिया हुआ है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स को खुद के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो जीरो मैट्रिक्स भी क्या होता है, एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। अब ध्यान दें कुछ विशेष प्रकार के आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स यदि हम बनाना चाहते हैं, है ना, तो उसको हमने नोट में जगह दिया हुआ है। और क्या है वो, ये देखिए यदि हमारे पास कोई n क्रॉस n ऑर्डर का कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हम बनाना चाहते हैं, है ना, तो वो कैसा बनेगा, 1/n 1/n एंड सो ऑन 1/n, मतलब उसके सारे एंट्रीज जो है 1/n टाइप के हो जाएंगे। देखिए कैसे, जैसे हम लिखते हैं ए 2 × 2 का हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, तो ये जितने भी ऑर्डर का होगा ना उसको 1 से डिवाइड कर दो, ऐसा 1/2 1/2 1/2 1/2। तो आप जब भी इसका स्क्वायर करोगे तो आपको फिर से ए ही मिलेगा। एक और ले सकते हैं बी इक्वल टू, अब इसको हम 3/3 का लेना चाहते हैं तो ये कैसा होगा 3/3 का, 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3, और यहाँ फिर से 1/3 1/3 1/3, ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर में यदि कुछ ऐसा क्वेश्चन हमको मिलता है कि किसी ऑप्शन को हमको डिस्कार्ड करना है या कुछ करना है ना, तो इस टाइप का आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड यदि कुछ सवाल पूछा गया है तो इस प्रकार हम कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये 3 × 3 का जितने भी ऑर्डर का हम चाहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, उसके ऑर्डर को 1 से आप डिवाइड कर दोगे हर एक एंट्री में ना, ध्यान देंगे हर एक एंट्री में, तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगा ये आपका हमेशा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो ये आप इसको होमवर्क में रखें, आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, एक तो 2 × 2 का एटलीस्ट, और 3 × 3 का, इसका आप मल्टीप्लाई करके देखना, आपको हमेशा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मिल जाएगा।
क्लियर है जी इतना? चलिए अब इसके कुछ प्रॉपर्टी पे हम बात करते हैं। यदि ये हमारे पास कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ये कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज कंजुगेट, और ट्रांसपोज कंजुगेट भी हमेशा क्या होता है, आइडेम्पोटेंट होता है हमेशा। नेक्स्ट है, इफ ए इज एनी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन आई माइनस ए इज आल्सो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ध्यान दें, आई माइनस ए, आई मतलब क्या है यहाँ पे, आई जो है आइडेंटिटी है ना, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो आई माइनस ए हमेशा क्या होगा, आइडेम्पोटेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। अभी हमने आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बनाना सीखा, ये 1/2 1/2 1/2 1/2 है ना, ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो ए यदि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो आई माइनस ए भी होगा, मतलब ऐसा 1 0 0 1 माइनस 1/2 1/2 1/2 1/2, ये तो 1 में आप हाफ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और 0 में हाफ करेंगे तो -1/2, 0 माइनस हाफ करेंगे तो फिर से -1/2, और 1 में फिर से हाफ माइनस करेंगे तो ये आपका 1/2। तो देखिए एक और तरीका मिल गया हमको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बनाने का, कि नॉन डायगोनल एंट्रीज में यदि ये आपका माइनस माइनस हो जाता है आपका, है ना, माइनस माइनस हो जाएगा, और डायगोनल एंट्रीज आपका प्लस प्लस है, तो ये भी आपको क्या देगा, एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देगा, आई माइनस। अगला प्रॉपर्टी है, इफ ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इज आइडेम्पोटेंट इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू 0। ध्यान दें यहाँ पे कि हमारा जो ए और बी दोनों यदि आइडेम्पोटेंट है, तो क्या उसका सम भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा, हम ये चेक करना चाहते हैं। तो वो हर बार नहीं होता, वो तभी होगा कब, जब ए बी इक्वल टू बी ए हो और वो क्या हो, 0 के इक्वल हो जाए। ध्यान दें, 0 के इक्वल हो जाए। अच्छा सर आइडेम्पोटेंट हमको सेकंड प्रॉपर्टी में लिए तो माइनस आ गया, तो आइडेम्पोटेंट कैसे होगा? कौन सा, अभी सेकंड प्रॉपर्टी में ए आइडेम्पोटेंट लिए और आई माइनस से आइडेम्पोटेंट दिखा रहे हैं, तो माइनस आ गया ना साइन। एक मिनट सुनिए, हमने आई माइनस ए जब किया, इसको सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, पहले मिला हमको 1/2, देन -1/2, फिर से -1/2, और ये 1/2। और ये आइडेम्पोटेंट तभी होगा जब आई माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो हमको आई माइनस ए मिलना चाहिए। अभी स्क्वायर कहाँ किए हैं हम, हमको तो केवल मैट्रिक्स मिला है ना अभी। ओके क्लियर है, सर। हाँ इसका सर। आपको जब स्क्वायर करोगे तब आई माइनस ए मिलेगा। अच्छा इसको थ्योरेटिकली भी समझ सकते हो आप, कैसे समझ सकते हो, देखिए प्रूफ करने का तरीका भी है इसका। जैसे आई माइनस ए का स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब ये है आई माइनस ए इंटू आई माइनस ए। ठीक है, आई का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आई इंटू आई, ये आपका आई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आई इंटू ए। अब फिर से ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए आई हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होके ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। मैं राइट साइड लिख रहा हूँ, है ना, उधर ध्यान देंगे। अब आई क्या है, ऑलरेडी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो अपने आप में क्या है, एक आइडेम्पोटेंट है, जिसको हम लिख सकते हैं आई माइनस। आई आइडेंटिटी है, ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू नहीं चेंज करेगा, तो सीधा मिल जाएगा ए। फिर से ए आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आई आइडेंटिटी है, तो फिर से आपको मिल जाएगा ए, प्लस ऑलरेडी ए को हम आइडेम्पोटेंट लेके चल रहे हैं तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए माइनस ए प्लस ए कैंसिल, आपके पास मिल गया आई माइनस ए। तो देखिए हमने आई माइनस ए का स्क्वायर हम लेके चले थे, और हमको आई माइनस ए मिल गया। तो आई माइनस ए भी अपने आप में क्या होगा, एक आइडेम्पोटेंट होगा। तो ये जो हम एग्जाम्पल जो हम लिए थे ना, ये केवल हमको मैट्रिक्स फाइंड किए थे, इसका हम स्क्वायर नहीं किया था, है ना। स्क्वायर करेंगे तो आपको फिर से आई माइनस ए ही मिल जाएगा, मतलब 1/2 -1/2 -1/2 1/2 ऐसा एलिमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ, समझ में आया क्या? यस सर। ओके। ये प्रूफ इसी में रहने तो पीडीएफ में कि मिटा दूं इसको?
रहने इसको देख लें। दीजिए सर। अच्छा ठीक, क्या उसके लिए मैं अलग से जगह नहीं छोड़ पाया था। अब नेक्स्ट जो था वो क्या है, इफ ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इज आइडेम्पोटेंट इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू जीरो। ए प्लस बी तभी आइडेम्पोटेंट होगा यदि ए बी और बी ए कम्यूट करें और वो कैसा हो, जीरो की इक्वल है ना। तो आप चाहें तो इसको सेम सेम प्रोसीजर, ये जो आई माइनस ए का स्क्वायर जो हमने सॉल्व किया ना, बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको भी हल कर सकते हैं। तो इसको आप प्रूव करेंगे, मैं इसको होमवर्क में देता हूँ, आप लोग ग्रुप में डालेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n which commute with each other then AB is also idempotent। इसमें केवल एक दूसरे के साथ कम्यूट करना चाहिए, ध्यान दें, इसमें एक दूसरे के साथ केवल कम्यूट करना चाहिए, इक्वल टू जीरो होने की आवश्यकता नहीं है। तो उसका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, आइडेम्पोटेंट हो जाएगा। देखिए इसको चाहो तो आप ऐसा हल कर सकते हो, देखिए मैं नीचे लिख रहा हूँ इसको, हमको दिखाना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या है कि यदि ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाता है तो आइडेम्पोटेंट है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी मिलना चाहिए, तभी ए बी क्या होगा, आइडेम्पोटेंट होगा। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर को ए बी इंटू ए बी। अब ये कंडीशन कहता है कि यदि वो एक दूसरे क्या करें, कम्यूट करें, मतलब ए बी को क्या लिख पाए, बी ए लिख पाए, या बी ए को हम ए बी लिख पाए। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमने बी इंटू ए जो बीच में आया है वैल्यू बी इंटू ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ए बी लिख सकते हैं। ये जो बी ए है बीच वाला वैल्यू, उसको हम ए बी लिख सकते हैं। अब यहाँ से ए इंटू ए आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, बी इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर। ऑलरेडी ए और बी दोनों आइडेम्पोटेंट है, तो ए स्क्वायर की जगह हम ए लिख सकते हैं और बी स्क्वायर की जगह में बी लिख सकते हैं। तो देखिए तो हमने ए बी स्क्वायर से स्टार्ट किया था और हमको मिल गया ए बी। तो इस तरीका से यदि दो मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है और वो दोनों यदि कम्यूट करते हैं तो उसका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, आइडेम्पोटेंट हो जाएगा। और उसका सम को आइडेम्पोटेंट होने के लिए कम्यूट तो करेंगे ही, लेकिन वो इक्वल टू जीरो भी होने चाहिए, जिसको मैंने होमवर्क में दिया हुआ है। तो ये चौथा नंबर का जो प्रॉपर्टी है वो उसका प्रूफ हो गया ये। नेक्स्ट है, इफ ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन ए टू द पावर एम इज आइडेम्पोटेंट। मतलब ए के पावर में आप कुछ भी कर लो वो हमेशा आपका क्या देगा, आइडेम्पोटेंट देगा, यदि ए आपका क्या है, आइडेम्पोटेंट। तो इसके जो प्रॉपर्टीज हैं आइडेम्पोटेंट के, आसान है, थोड़ा सा दिमाग पर रखेंगे इसको, खासकर ए प्लस बी और ए इंटू बी के लिए। और ये कब यूज होगा, जब हमको स्पेशल टाइप का कोई मैट्रिक्स जरूरत है कहीं पे किसी क्वेश्चन को डिस्कार्ड करने के लिए या किसी और तरीके से, है ना। तो जैसे हमको आइडेम्पोटेंट चाहिए तो ये सब प्रॉपर्टियां काम आएंगी हमको मैट्रिक्स बनाने में। अब नेक्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स है वो है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या कहता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वोल्यूटरी इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई। ए स्क्वायर इक्वल टू आई, अभी तक हमने आइडेम्पोटेंट में देखा कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए मिलता था, इन्वोल्यूटरी में हमको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू आई। कोई भी मैट्रिक्स उसको दो बार मल्टीप्लाई करे तो हमको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगा। एग्जाम्पल में आप दो एग्जाम्पल ले सकते हैं, ए इक्वल टू आई, आइडेंटिटी को खुद के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी ही मिलता है। तो आइडेंटिटी अपने आप में आइडेम्पोटेंट भी है और इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स भी है। अब बी में हमने ले लिया आइडेंटिटी का माइनस, है ना, आइडेंटिटी का माइनस, यही मिस्टेक हम आइडेम्पोटेंट में कर रहे थे, माइनस आई ले लिया था हमने वहां पे। तो बी की वैल्यू यदि -1 0 0 -1 है तो इसका जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमको क्या देगा, 1 0 0 1 देगा, मतलब आई दे देगा। तो कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यदि आप नेगेटिव ले लेते हो तो वो भी क्या देता है, एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स देता है। अच्छा, जैसे अभी हमने आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बनाना सीखा, तो उसी वे में हम यहाँ पे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स भी देखते हैं कि इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हम कैसे बना सकते हैं, कैसे हम वैल्यूज लें कि उसका स्क्वायर करने पे हमको आइडेंटिटी मिल जाए। तो उसको हमने नोट में लिखा हुआ है यहाँ पे। पहला जो है कि
ए हमारा जो मैट्रिक्स है वो कैसा होना चाहिए, 0 A और 1/A 0 टाइप का होना चाहिए। मतलब डायगोनल यदि हम 2x2 का ले रहे हैं, ध्यान देंगे ये हर एक ऑर्डर के लिए काम नहीं आएगा। पहला जो नोट है वो 2x2 के लिए है और दूसरा जो नोट है वो 3x3 के लिए है। आगे इसमें जरूरी नहीं है कि ऐसा बने, ये 2x2 और 3x3 ऑर्डर के लिए ही है केवल स्पेशली। तो ए क्या है आपका, कोई भी रियल नंबर है और वो कैसा होना चाहिए, वो नॉन जीरो होना चाहिए। ध्यान दें हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ए बिलोंग्स टू आर माइनस सिंगलटन सेट जीरो। आर में हमने जीरो को हटा दिया, मतलब क्या हो गया, नॉन जीरो रियल नंबर। जीरो को छोड़ने के बाद जितने भी रियल नंबर होंगे वो कोई भी एंट्री हम यहाँ पे ले सकते हैं ए की जगह में। तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमेशा क्या होगा, एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगा। जैसे हम ए में एक मैट्रिक्स हम लेके चलते हैं 0 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और ये 0। देखिए तो इसका यदि हम स्क्वायर करें 0 2 1/2 और ये 0, तो चेक करिए क्या हमको आइडेंटिटी मिलता है, क्योंकि ये जो एंट्री कहाँ से है, रियल नंबर से है और वो नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। तो देखो मल्टीप्लाई करो 0 × 0, ये होगा 0 प्लस इसमें हम रो वाइज बढ़ेंगे, इसमें कॉलम वाइज बढ़ेंगे, तो 2 × 1/2, 2 × 1/2। नेक्स्ट 0 × 2 0 प्लस 2 × 0, ये हो गया 0। अगला दूसरे रो का मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का, तो 1/2 × 0, ये हो गया 0 प्लस 0 × 1/2, ये हो गया 0। नेक्स्ट 1/2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 × 2 प्लस 0 × 0 0। अब आप देख पा रहे हैं 2 कैंसिल होकर यहाँ 1 हो जाएगा और 1 + 0 दे देगा आपको 1 और 0 + 0 0, यहाँ पे फिर से 0 और ये जो आपका A22 वाला जो एलिमेंट है फिर से 2 कैंसिल, 1 + 0 ये आ गया 1, दिस इज आई। तो इस तरीका से हम इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यदि हम 2x2 का बनाना चाहते हैं तो। ये एग्जांपल। नेक्स्ट जो सेकेंड जो हम इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बना सकते हैं वो 3x3 ऑर्डर का होगा। इसमें क्या करना है, इसमें पहले रो का जो तीसरा एलिमेंट है ये है, तो पहले कॉलम का जो तीसरा एलिमेंट होगा वो कैसा होना चाहिए, जस्ट ऑपोजिट होना चाहिए 1/A, और इसके जो बीच का जो एलिमेंट है मतलब A22 वो कैसा होना चाहिए 1 या फिर -1। ध्यान देंगे बाकी सारे एंट्रीज क्या हो जाए 0। तो ये भी क्या होता है, एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होता है। तो इसमें आप कोई भी एक एग्जांपल लेके देखेंगे, जैसे आपने एग्जांपल ए लिया, कैसे ले सकते हैं आप, 0 0 सपोज आपने लिया यहाँ पे 4, ये हो जाएगा 0 1 0 और ये हो जाएगा 1/4 0 0। तो इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा, आई मिलेगा ये। तो इसको भी आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जितना एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे डेफिनेशन जो है उतना ज्यादा ही क्लियर होगा। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्लियर है सभी को। यस सर। नेक्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स है नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ये भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या कहता है, a square matrix is said to be nilpotent if there exists a least positive integer k such that a to the power k करने पे क्या मिलना चाहिए हमको, 0 मिलना चाहिए। एंड k is called index of nilpotent matrix A। ये जो पावर k कर रहे हैं ना इसको हम क्या कहेंगे, नीलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स कहेंगे। और यदि ये इंडेक्स होगा तो उसके आगे के सॉरी उसके जो छोटे जितने भी पावर होंगे वो नॉन जीरो होंगे। ध्यान दो, कहने का मतलब यदि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो यदि A³ आपको 0 देता है तो A² जो है नॉन जीरो होना चाहिए, तभी इस A का जो इंडेक्स है उसको हम क्या कहेंगे 3, इंडेक्स 3। और इसके बाद के जितने भी एंट्री होंगे वो सारे जीरो होते जाएंगे, A5 0, A⁴ इक्वल टू 0। क्योंकि जब वो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा तो जीरो मैट्रिक्स को आप कितने बार भी मल्टीप्लाई करो आपको हमेशा क्या मिलना है, जीरो ही मिलना है। ध्यान दें, तो इंडेक्स डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका एक कम पावर हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, तभी वो इंडेक्स कहलाएगा। इस चीज को विशेष ध्यान देंगे आप लोग, है ना। तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स लिया हुआ है ए 1 - 1 1 - 1। यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 0 मिलता है।
तो ए इज निपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स, कितने इंडेक्स का, 2 इंडेक्स का, क्योंकि 2 से एक कम पावर लेंगे तो वो खुद ए है, और ए का पावर 1 करने पे तो ये तो नॉन जीरो हो रहा है ना, तो ये कंडीशन फुलफिल कर दिया। तो इस मैट्रिक्स के लिए उसका जो इंडेक्स होगा वो कितना होगा, 2 होगा, एंड दिस मैट्रिक्स इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपको 0 मिलेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट बी में हमने 3 × 3 का मैट्रिक्स लिया। यहाँ पे देखिए बी क्यूब इक्वल टू 0 कर रहे हैं, ध्यान दें। तो इसका यदि हम इंडेक्स निकालना चाहते हैं, इंडेक्स निकालना चाहते हैं तो ए स्क्वायर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। और यदि ए स्क्वायर नॉन जीरो हो जाता है तो ए क्यूब 0 हो रहा है, तो 3 उसका क्या होगा, इंडेक्स होगा। तो आप देख सकते हैं कि यदि मैं इसका बी स्क्वायर निकालूं, चेक करिए क्या बी स्क्वायर नॉन जीरो देता है, तो 0 1 0 0 0 0 0 0 0, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 0 0 0 0। तो देखिए ये 0 1 0 को पूरे के साथ मल्टीप्लाई किए हो गया 0, फिर 0 1 0 को पूरे के साथ मल्टीप्लाई किए फिर 0 0 1 0 को फिर किए तो ये 0 आ गया, और 0 0 को करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 0 करेंगे तो फिर 0 ही आएगा। मतलब यहाँ के बी स्क्वायर भी आपको क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, और ऑलरेडी बी क्या है आपका, नॉन जीरो है। देख लो बी जो हमारा मैट्रिक्स है ये आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स है, और बी स्क्वायर करने पे 0 आ जा रहा है। तो बी स्क्वायर करने पे यदि 0 आया और उसका एक कम पावर किए तो नॉन जीरो है, तो इसका जो इंडेक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, क्योंकि बी 1 0 है ना, बी का पावर 1 0 है। तो बताइए बी 3 भी 0 होगा कि नहीं, बिल्कुल। यदि बी का पावर 2 आपका 0 हो जा रहा है तो बी पावर 3, बी पावर 4, बी पावर 6 ये सभी 0 होंगे, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स को आप कितने बार भी मल्टीप्लाई करो यू विल गेट ऑलवेज जीरो मैट्रिक्स। तो इंडेक्स डिफाइन करने के लिए उसके पीछे आना है आपको, आगे के सारे पावर तो आपको 0 ही मिलेंगे यदि वो मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो। इसी वे में हमने सी एक और मैट्रिक्स लिया, 1 की वैल्यू को हमने चेंज कर दिया। देखिए 1 अब कहाँ पे ले लिया हमने, 1 3 पे ले लिया ये। तो इस टाइप का मैट्रिक्स भी आपको क्या देगा, निलपोटेंट देगा, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर आपको 0 मिल जाएगा। देखिए ए स्क्वायर 2 इज इंडेक्स ऑफ ए, यहाँ पे ए स्क्वायर करने पे भी 0 आएगा। अब देखिए निलपोटेंट मैट्रिक्स यदि हमको कंस्ट्रक्ट करना है तो जनरली क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए क्या एंट्री लिया हुआ है कि एक, चाहे आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लो चाहे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लो, लेकिन उसके जो डायगोनल के जो एंट्रीज होंगे ना वो सारे आपको 0 लेके चलना है, और उसके नीचे के सारे वैल्यू 0 ले लो। और यहाँ पे आप कोई भी एंट्री ले लो, आप यहाँ पे कोई भी एंट्री ले लो, वो आपको हमेशा क्या देगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स ही देगा। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पे कि वाकई हम इस टाइप का कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं, है ना। यदि हम कोई निलपोटेंट मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, ध्यान देंगे हमने लिया ए इक्वल टू, हम डायगोनल एंट्रीज को क्या कर दिए, 0 0 कर दिए, ये उसके नीचे को भी 0 कर दिए। यहाँ पे हम कोई भी नॉन जीरो ले लेते हैं 1 2 3, तो चेक करना चाहते हैं कि क्या ये निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा क्या इस टाइप का। तो चलिए ए स्क्वायर करते हैं पहले डायरेक्ट, 0 1 2 0 0 3 और ये 0 0। देखिए मल्टीप्लाई करो, 0 1 2 का 0 0 के साथ करोगे तो पूरा 0, फिर 0 1 2 का 1 0 0 के साथ करोगे तो फिर से 0, फिर 0 1 2 का 2 3 0 के साथ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान देना ये आपका 1 2 नहीं 1 3 और ये 3 1 दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ध्यान देना। इसमें हमको रो वाइज चलना है, इसमें कॉलम वाइज चलना है। तो 0 का 2 के साथ किए तो 0 हो गया, प्लस 1 का 3 के साथ किए तो ये 3 आ गया, प्लस 2 का 0 के साथ किए तो ये 0 आ गया, ये ऐसा। अब 0 0 3 का करो तो ये 0, 0 0 1 के साथ करो तो ये 0। अच्छा ये जो एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं कि जो डायगोनल एंट्री और उसके नीचे का या ऊपर का यदि हम 0 कर दें
और उसके बाद कोई भी आप नॉन जीरो एंट्री ले लें तो वो आपको चाहे पावर 2 पे चाहे पावर 3 पे या पावर 4 पे, यदि 4x4 का ले रहे हैं तो वो जीरो देगा। ये एग्जांपल आपको समझ में आया यहाँ तक? अब यहाँ पे देखिए तीसरा रो से हम मल्टीप्लाई करें तो तीसरा रो तो पूरा जीरो जीरो एंट्री है, तो आप कहीं पर भी मल्टीप्लाई कर दो ये आपको जीरो ही मिलेगा। तो फाइनली हमको ए स्क्वायर क्या मिला, 0 0 3 0 0 0 0 0 मिल गया। ठीक है, अब ये कैसा मिल गया, यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल सी लिया हुआ है ना, हमने जो एग्जाम्पल सी लिया हुआ है बिल्कुल वैसा जैसा मिल गया हमको। तो फाइनली यदि ए पावर 3 करेंगे तो अब तो ये जीरो हो ही जाएगा, देख लो। यस सर। ठीक है, तो ए स्क्वायर में ये जीरो नहीं मिला लेकिन ए क्यूब में मिल गया। अब यहाँ से एक चीज और नोट करेंगे हम कि यदि 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और हम कह रहे हैं कि वो निलपोटेंट है, तो पावर 3 में तो वो आपको जीरो देगा ही देगा, ध्यान दें। यदि 2 में नहीं दे रहा है तो 3 में देगा ही देगा। मतलब उसका इंडेक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, यदि आपका मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है तो। यदि n ऑर्डर का है तो मैक्सिमम उसका इंडेक्स कितना हो सकता है, n हो सकता है, उससे आगे नहीं बढ़ सकता वो। इस चीज को ध्यान देंगे। तो ये हो गया नीलपोटेंट मैट्रिक्स के एग्जांपल। अब इसमें नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। जीरो मैट्रिक्स इज ओनली मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 1, ध्यान देंगे। हमारे पास इंडेक्स 1 का केवल एक ही मैट्रिक्स होता है जो नीलपोटेंट होता है, और वो क्या होता है, वो जीरो मैट्रिक्स होता है ना। कोई भी ले लो आप, जैसे आप 2x2 का ले चलते हो तो ये 0 0 0 0 देगा, तो अपने आप में ही ये जीरो आ रहा है। देखिए, तो ए पावर 1 करने पे केवल जीरो मैट्रिक्स जब रहेगा तभी उसका इंडेक्स 1 हो सकता है, अदरवाइज नहीं। एंड इंडेक्स ऑफ नॉन नल निलपोटेंट मैट्रिक्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। और यदि हमारे पास कोई नॉन नल मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स है जो नल मैट्रिक्स नहीं है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है, और यदि वो निलपोटेंट है तो उसका इंडेक्स जो है हमेशा या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख पाए हैं 2 था इंडेक्स या फिर 2 से अधिक था। यदि वह मैट्रिक्स ऐसा है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है तब के केस में, और यदि जीरो मैट्रिक्स है तो उसका इंडेक्स हमेशा 1 होगा। नेक्स्ट, लेट A is any matrix of the order n cross n and A is nilpotent matrix। यदि A हमारा nilpotent matrix है then A to the power n equal to 0। A to the power n आपको हमेशा 0 देगा यदि वो इंडेक्स सॉरी nilpotent matrix है तो। देखिए यहाँ पे इंडेक्स n होगा हम नहीं कह रहे हैं, ध्यान देना इस बात को। इंडेक्स n होगा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन यदि ये nilpotent मैट्रिक्स है तो मैक्सिमम इसका इंडेक्स कितना हो सकता है, n हो सकता है, n से बड़ी नहीं हो सकती। ये इसके दो प्रॉपर्टियां। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या कहता है, लेट एस इज अ सेट ऑफ मैट्रिसेस ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन वेयर ए पावर के इक्वल टू 0 एंड द इंडेक्स ऑफ ए इक्वल टू 1, देन कार्डिनलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू। हमारे पास एस ऐसा कलेक्शन है मैट्रिक्स का जो ए पावर के करने पे 0 मिलता है, मतलब नीलपोटेंट मैट्रिक्स का कलेक्शन है। और ऐसे मैट्रिक्स नीलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स कितना है, 1 है। तब उसमें कितने मैट्रिक्स आएंगे, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, कितने मैट्रिक्स आ जाएंगे टोटल, इसकी कार्डिनलिटी पूछा गया है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। जीरो मैट्रिक्स आएगा सर। हाँ देखिए, इंडेक्स अभी हमने प्रॉपर्टी में देखा कि जीरो मैट्रिक्स ही ऐसा मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें आप बता दीजिए इसमें से आंसर कौन सा होगा फिर, 1 0 या फिर इनफाइनाइट या फिर नॉन। एस में हमारे पास कैसे मेंबर होंगे, जीरो इसमें जीरो ही आएगा तो वो ए,
यहाँ पे देखिए n हमारा नेचुरल नंबर है, यदि 1 ऑर्डर का लेंगे तो 0, 2 ऑर्डर का लेंगे तो 0 0, 3 ऑर्डर का लेंगे तो 0 0 0 0 0, ये ऐसे बढ़ते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, एन ऑर्डर। यस सर। है ना, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनफाइनाइट सी, है ना। ऐसा मैट्रिक्स का कलेक्शन जो निलपोटेंट हो और उसका इंडेक्स 1 हो, तो कितने होंगे ऐसे, ऐसे नंबर ऑफ इनफाइनाइट मैट्रिक्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी टू nilpotent matrices of order n such that AB is nilpotent matrix, then यदि ए भी आपको nilpotent मैट्रिक्स दे दिया है तब क्या होगा। ध्यान देना, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझें। ए और बी nilpotent मैट्रिक्स है एंड such that AB is nilpotent matrix, then either A or B is nilpotent। इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि ए और बी दोनों में से कोई एक nilpotent हो जाए तो उसका मल्टीप्लीकेशन भी क्या हो जाएगा, nilpotent हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा कहना चाह रहा है, या तो ए nilpotent हो या बी nilpotent हो, तो ए भी nilpotent हो जाएगा। बी ऑप्शन कहता है नाइदर ए और बी इज nilpotent। अच्छा नाइदर है तो मैं नॉर लिखना था, यहाँ पे मैं और लिख दिया ऐसा, नॉर, नाइदर ए नॉर बी इज nilpotent। मतलब ना तो ए nilpotent है ना तो बी nilpotent है, लेकिन उसका यदि हम प्रोडक्ट करें तो हमको nilpotent मिल जाएगा, ऐसा बी ऑप्शन कह रहा है। नंबर सी, बी ए मस्ट बी nilpotent। मतलब ए भी यदि nilpotent है तो बी ए भी क्या होना चाहिए, nilpotent होना चाहिए, ऑप्शन सी। और डी कहता है कि बी ए नीड नॉट टू बी nilpotent। जरूरी नहीं है कि बी ए हमेशा क्या मिले आपको, nilpotent मिले। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में हम पहले पार्ट पे चलते हैं कि ए बी क्या होना चाहिए, nilpotent होना चाहिए। तो ए ऑप्शन कहता है कि या तो ए या तो बी क्या हो, nilpotent हो, तभी उसका प्रोडक्ट जो है nilpotent मिलेगा। इसका ये मतलब है। तो जैसे कि ए को हम कोई nilpotent मैट्रिक्स लेके चलते हैं, एक मिनट जी, एक मिनट जी, सॉल्व करते रहे तो इसको। तुम्हाला हो सके नहीं, देखा ना, तो छत में चढ़े, छत में चढ़े तो अरे एजेंट चेक करे धड़ंग धड़ंग बाजा से जल्दी देखा तो बेंद्रा कुदा तो चलो सर। हाँ, तो पहले ऑप्शन के लिए हम मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं, आइदर ए और आइदर बी इज nilpotent। तो ए को हम जैसे ले लिए 1 0 0 0 और बी को हम ले लेते हैं 0 0 0 1। तो आप देखेंगे कि इसका आप ए स्क्वायर करोगे तो आपको नॉन जीरो मिलेगा, और यहाँ से बी स्क्वायर करोगे तो भी आपको नॉन जीरो मिलेगा। देखिए ए का खुद के साथ मल्टीप्लाई करोगे नॉन जीरो मिलेगा। देखिए 1 1 जो 1 आपको 1 1 1 1 मिलता जाएगा। तो ये nilpotent मैट्रिक्स नहीं है, ए और बी दोनों nilpotent मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन इसका यदि हम ए बी करें, ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 0 0 0 मल्टीप्लाई में 0 0 0 1 करें, तो देखिए 1 0 का करें तो ये हो गया 0, फिर 1 0 का 0 1 के साथ करें तो फिर 0 0 0 का करेंगे तो आपको 0 0 ही मिलेगा। देखिए ए बी इज nilpotent। तो ए हमने
नॉन निलपोटेंट मैट्रिक्स लिया, बी भी हमने नॉन निलपोटेंट मैट्रिक्स लिया, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया? निलपोटेंट आ गया। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या लिया? ए और बी दोनों को हम निलपोटेंट नहीं लिए हैं, उसके बाद भी दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको? निलपोटेंट मिल गया। तो ये जो पहला जो ऑप्शन है ये तो डिस्कार्ड हो गया, कि जरूरी नहीं है कि ए और बी निलपोटेंट हो और तभी उसका प्रोडक्ट क्या मिले हमको? निलपोटेंट मिले। ये क्लियर हो गया। नंबर दूसरा क्या कहता है? बी ऑप्शन, नाइदर ए नॉर बी इज निलपोटेंट, मतलब ए और बी दोनों निलपोटेंट नहीं है, उसके बाद भी उसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा? निलपोटेंट मिलेगा, ऐसा बोल रहे हैं, है ना? तो ये जो ऑप्शन जो हम लेके चले ये बी के लिए था, है ना? निलपोटेंट हम नहीं लेके चले हैं तो इसको बी कर दो ऑप्शन, ये बी के लिए था, है ना? अब ए के लिए जैसे लेके चलेंगे, ए के लिए तो ए हम ले लेते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स 0 0 ले लो, ये बेस्ट एग्जांपल है, और बी को भी ले लो 0 0, तो इसका प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा? 0 0 आ जाएगा। नाइदर ए नॉट नाइदर बी कह रहा है, ए भी निलपोटेंट नहीं होना चाहिए, बी भी निलपोटेंट नहीं होना चाहिए, तभी ए बी का निलपोटेंट मिलेगा। देखिए, लेकिन ए और बी दोनों निलपोटेंट है, उसके बावजूद भी क्या मिल गया? ये इसका प्रोडक्ट हमको 0 मिल गया। सर ये ए और बी ही रहेगा, है, तभी हमको 0 मिल गया। देखिए, तो ये बी ऑप्शन भी क्या हो गया? यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। क्वेश्चन को समझिए आप लोग। ए में कहता है कि ए और बी निलपोटेंट होंगे तभी उनका प्रोडक्ट 0 आएगा। हमने दिखा दिया कि ए और बी निलपोटेंट नहीं है, उसके बाद भी उसका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन ऐसे खत्म। बी में कहता है कि ए और बी दोनों निलपोटेंट नहीं होना चाहिए, तभी दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। ए बी इज निलपोटेंट। तो यहाँ पे देखिए हमने ए और बी दोनों को निलपोटेंट लेकर उसका प्रोडक्ट भी यहाँ पे 0 दिखा दिया, तो बी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। अब सी देखिए, सी ऑप्शन कि ए बी हमारे पास क्या है? निलपोटेंट है। क्या दिया है? सिंस ए बी इज निलपोटेंट, तो ए बी यदि निलपोटेंट है तो क्या होगा? ए बी का कोई पावर करेंगे मिनिमम पावर तो क्या हो जाएगा? वो 0 देगा। और ए बी पावर के का मतलब क्या है? ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी इंटू एंड सो ऑन ए बी, कितने बार? के टाइम, है ना? के टाइम्स दिस इज इक्वल टू 0 होने वाला है। हम क्या कर रहे हैं? बी का प्री मल्टीप्लाई और ए का पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इसमें ये जो हमारा ए बी इंटू ए बी है, इसमें हम बी को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ए को बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। देख लो कैसे 0 होगा? बी इंटू 0 इंटू ए करेंगे तो आपको 0 ही देगा, जैसी बात है। अब यहाँ देखिए, अब पेयर को हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे पेयर बनाने का तरीका चेंज कर देंगे। देखिए, कैसे पेयर बनाएंगे? जो ए बी था, अब इसको जब बी को मल्टीप्लाई किए तो ये बी ए बी ए बी ए बी, ऐसा चलता जाएगा, बी ए और बी ए, तो अब ये कितने हो जाएंगे? बी ए टू दी पावर ए प्लस 1 हो जाएगा। ऑलरेडी ए बी कितना था हमारा? के था, और बी और ए को मल्टीप्लाई कर दिया अलग से तो के प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर कैसा होगा? बी ए की पावर में के प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो बी ए के पावर में यदि के प्लस 1 आ रहा है और ये 0 दे रहा है, मतलब ये क्या हो गया? आपका निलपोटेंट हो गया। और इसमें कहता है कि बी ए मस्ट बी निलपोटेंट, और डी कहता है बी ए नीड नॉट टू बी निलपोटेंट। तो यदि ए भी निलपोटेंट है तो बी ए हमेशा क्या होगा? निलपोटेंट होगा। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। डी कहता है बी ए नीड नॉट टू बी निलपोटेंट, तो ये तो ऐसे डिस्कार्ड हो गया। इसी वे में आप लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप होमवर्क के रूप में रख ले, ज्यादा बेटर होगा। इफ ए एंड बी आर निलपोटेंट मैट्रिक्स देन ए प्लस बी इज निलपोटेंट। यदि ए और बी निलपोटेंट है तो क्या उसका सम भी निलपोटेंट होगा? सेकेंड, ए बी इज निलपोटेंट, क्या उसका प्रोडक्ट भी निलपोटेंट होगा?
या ए बी इज नॉट नीलपोटेंट, ए प्लस बी मे और मे नॉट बी नीलपोटेंट। तो ये क्वेश्चन इसको आप लोग देखेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है ना। इसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टी पे चर्चा कर लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या क्या कि इफ ए इज नीलपोटेंट देन ए ट्रांसपोज ए कॉन्जुगेट एंड ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आर नीलपोटेंट। यदि ए आपका नीलपोटेंट है तो चाहे उसका आप ट्रांसपोज करो, कॉन्जुगेट करो, या फिर उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालो, ये हमेशा आपको नीलपोटेंट देंगे। इफ ए इज नीलपोटेंट देन के इज आल्सो नीलपोटेंट, मतलब उस मैट्रिक्स ए के साथ कोई भी स्केलर वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर दो तो हमेशा आपको क्या देगा, एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स ही देगा। ये ऑप्शन नंबर 2 हो गया है ना। नंबर 3, इफ ए एंड बी आर नीलपोटेंट मैट्रिसेस which commute with each other then a plus b and ab is also nilpotent। ध्यान देंगे अभी जो इसके पहले जो क्वेश्चन जो हमने होमवर्क में दिया हुआ है बस उसी से रिलेटेड है कि a प्लस बी और ए बी दोनों तभी नीलपोटेंट होंगे यदि ए और बी क्या करें, कम्यूट करें, मतलब ए बी इक्वल टू बी ए। ऐसा हो रहा होगा तभी ए प्लस बी और ए इंटू बी भी आपको क्या देगा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स देगा, यदि ए और बी नीलपोटेंट है तब। तो ये तीसरा इसकी प्रॉपर्टी कहें या रिजल्ट कहें। और उसी वे में यदि ए प्लस बी आपका नीलपोटेंट हो जाता है तो इंडेक्स ए प्लस बी क्या होगा, इज लेस देन आर इक्वल टू इंडेक्स ए प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू इंडेक्स ए प्लस इंडेक्स बी माइनस 1। और बी जो होगा, ए बी का जो इंडेक्स कैसा होगा, ये तो सम का इंडेक्स था, अब इसका मल्टीप्लिकेशन का जो इंडेक्स होगा ये लेस देन आर इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ इंडेक्स ए एंड इंडेक्स बी। हमेशा इंडेक्स ए और बी जो होंगे उससे छोटा या उसके बराबर होगा, है ना। इससे एक्सीड नहीं कर सकते, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। उसी प्रकार सम का इंडेक्स, इंडेक्स ए और बी को जोड़ दें और उसमें 1 माइनस कर दें तब वो इसके इक्वल हो गया, उससे छोटा होगा हमेशा। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स की जब भी बात आती है तो कुछ ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियां हैं, है ना, तो इसको आप अपने दिमाग में रखेंगे।